Hello everyone and welcome to Learn Finance. Did you ever notice that in 2023 when most of the global banks were in crisis, हमारे जो इंडियन बैंक्स थे they were growing at a staggering rate. Not just that, हमारे इंडियन बैंक्स ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, फिर वो चाहे PSU बैंक्स हो या फिर हमारे प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हो. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा हमेशा से नहीं था. हमेशा हमारे बैंक्स इतने अच्छी ग्रोथ रेट नहीं दिखा रहे थे. इनफैक्ट आपको शॉक लगेगा ये जानकर कि एक टाइम ऐसा भी था जब एक के बाद एक हमारी इंडियन बैंक्स फेल हो रही थी. इनफैक्ट दे वर इन क्राइसिस और मोस्टली ये PSU बैंक्स के साथ हो रहा था. फिर वो चाहे पंजाब नेशनल बैंक का बहुत बड़ा स्कैम हो. आफ्टर 2008 क्राइसिस जब लेमन ब्रदर्स बंद हुआ था, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी थी, उसके बाद से हमारी बैंक्स भी काफी ज्यादा क्राइसिस में चली गई थी. लेकिन ये सारी चीजें सरफेस पे 2018 में आई जब पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम सामने आया. पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम तो काफी बड़ा था और इसने काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा कर दिया कि आखिर PSU बैंक्स के साथ इंडिया में क्या दिक्कत है. 11,500 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला. पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 करोड़ का ये घोटाला मुंबई की एक ब्रांच में हुआ है. किस हाई लेवल तक हेरा फेरी होती है. 11,500 करोड़ रुपए. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक में इस फर्जी ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है. 11,500 करोड़ जनता का पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के जिम्मे करने वाले, ये आप देख रहे हैं इन तस्वीरों. लेकिन तो फिर 2018 से 2024 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से PSU बैंक्स इतने अच्छे हो गए, उनके ग्रोथ रेट इतने अच्छे हो गए, उनके NPAs कम हो गए. ऐसा हुआ क्या? और स्पेशली RBI ने ऐसा क्या किया इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए कि इतने अच्छे से ये बैंक्स ग्रो करने लगे एक स्टैगरिंग रेट पर. और इन बैंक्स ने न सिर्फ अच्छी ग्रोथ दिखाई बल्कि कोविड-19 पैंडेमिक जैसे इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को भी काफी अच्छे से सरवाइव किया. यहाँ तक कि 2023 में जब इतने सारे ग्लोबल बैंक्स क्राइसिस में थे, हमारे इंडियन बैंक्स और मोस्टली PSU banks were growing at a staggering rate. But today we are going to talk about what did the RBI do to protect these banks and your money. तो अगर आप भी इस इकोनॉमिक केस स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा. मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे RBI ने इंडिया को इतने बड़े बैंकिंग क्राइसिस से बचाया. लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक केस स्टडीज आपको मिलती रहे. और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और रेफर एंड अर्न भी करिए. तो चलिए लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे इंडिया को इतने बड़े बैंकिंग क्राइसिस से बचाया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NPA से यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. क्या आपको पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन्स होते हैं जो बेड डेट्स हो जाते हैं, यानी कि उस पर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर देता है और उस केस में लेंडर इस टाइप के लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं. मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 1992 से 1993 तक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे दे वर एज हाई एज 25%, बट टिल 2008 इट रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली टू 5%. बट आफ्टर 2008 क्राइसिस जो हमारे NPAs थे वो फिर से काफी ज्यादा बढ़ने लगे. एंड फ्रॉम 2015 टू 2018 दैट इज इन द स्पैन ऑफ 3 years हमारे NPA सीधे सीधे 5% से 15% तक शॉट अप हो गए. तो आखिर ऐसा क्या हुआ 2008 क्राइसिस के बाद में कि हमारे जो बैंक्स थे उनके NPAs इतने ज्यादा बढ़ने लगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ. सो नाउ नोबडी प्रेडिक्टेड द 2008 एंड 9 क्राइसिस. किसी को भी पता नहीं था कि 2008 एंड 9 क्राइसिस इतना ज्यादा इकोनॉमिकली हमें वीक कर देंगे, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इतना वीक कर देंगे. इसलिए हमारे जो बैंक्स थे वो काफी बुलिश थे इन लेंडिंग मनीज. अगर आप देखेंगे तो 1991 से लेके 2000 तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफी ग्रोथ कर रही थी. लुक एट दिस ग्राफ फ्रॉम 1980 टू 1990 आवर GDP पर कैपिटा just grew by 27%.
Similarly, from 1990 to 2000, it shot up by 16%. But from 2000 to 2010, it shot up by 67%. So in 2008, सबने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये ग्रोथ कंटिन्यू होने वाली है और यही रीजन था कि जो लेंडर्स थे वो इतना एग्रेसिवली लेंडिंग कर रहे थे। From 2003 to 2008, the market was flooded with fund. इतना ज्यादा हमारे इंडियन बैंक्स ने लेंडिंग करी थी कि पूरे मार्केट में फंड्स ही फंड्स की बाढ़ आ गई थी। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन समथिंग क्रेजी हैपेंड। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आरबीआई कैसे उन लोन्स को कैटेगराइज करता है जो बैंक्स आपको देती हैं। तो आरबीआई दो तरीकों से कैटेगराइज करता है उन लोन्स को। पहली कैटेगरी है स्टैंडर्ड और दूसरी कैटेगरी है नॉन परफॉर्मिंग। अब स्टैंडर्ड का मतलब है सेफ बेट, यानी कि यहाँ चांसेस ऑफ डिफॉल्ट काफी कम होता है। वहीं नॉन परफॉर्मिंग में हाई रिस्क होता है ऑफ डिफॉल्ट, मतलब जो बोरोवर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस कैटेगरी के अंदर डिफॉल्ट कर सकते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग के अंदर भी 3 सब कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है सब स्टैंडर्ड, दूसरी होती है डाउटफुल और तीसरी होती है लॉस। पहली होती है सब स्टैंडर्ड, जिसका मतलब है बोरोवर डिफॉल्टेड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। मतलब बोरोवर ने डिफॉल्ट तो किया है लेकिन उस डिफॉल्ट को किए हुए अभी 12 ही महीने हुए हैं। और दूसरा होता है डाउटफुल, जहां द एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस इज वेरी हाई, क्योंकि 1 साल से ज्यादा तक का डिफॉल्ट हो गया है। तीसरी कैटेगरी है लॉस, व्हेन द बैंक इज वेरी मच श्योर दैट द लॉस इज लाइकली टू हैपन। चलिए नाउ लेट्स कम बैक टू द केस स्टडी और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 2008 क्राइसिस के बाद आरबीआई ने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एसेट क्वालिटी फॉरबेरेंस। तो आखिर क्या होता है ये एसेट क्वालिटी फॉरबेरेंस, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। एसेट क्वालिटी फॉरबेरेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये मान लेते हैं कि लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक लोन लिया एक बैंक से और 90 डेज तक उन्होंने लोन का रीपेमेंट नहीं किया। मतलब इट्स लाइकली टू हैपन कि लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लोन पर डिफॉल्ट कर देगी। अब बैंक्स क्या करेंगी? आरबीआई बैंक्स को ये कहता है कि ऐसे लोन्स को उन्हें एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इस रूल के तहत आरबीआई ने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप डिक्लेयर करते हैं, आपको पता चल जाता है एक लोन है जो डिफॉल्ट करने वाला है, तो आपको उसके लिए कुछ रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने कहा कि सपोज अगर लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 लाख का लोन लिया और आपको ये लगता है दैट द लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इज लाइकली टू डिफॉल्ट ऑन दैट लोन, तो आपको कम से कम 15% उस लोन अमाउंट का रिजर्व में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे जब हम डिफॉल्ट करेंगे, यानी कि जब लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड डिफॉल्ट करेगी, तो जो बैंक है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुरंत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन में नहीं आएंगे। बट दिस इज वेयर द फॉरबेरेंस रूल कम्स इन। आरबीआई जो कि पहले बैंक्स को इन रिजर्व्स को रखने के लिए कहता था, दे टोल्ड द बैंक्स टू कीप असाइड सम अमाउंट ऑफ मनी एज reserves for the NPAs। forbearance rule ने क्या किया? forbearance rule ने इन सारे लोन को सब स्टैंडर्ड में कैटेगराइज करने के लिए कह दिया। मतलब अब बैंक्स को forbearance rule के अंदर रिजर्व्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। They don't have to keep aside some amount of money for themselves to safeguard from the non-performing assets। Now what happened because of this rule? बैंक्स जो थी, जो लेंडिंग कर रही थी इतनी अग्रेसिवली, दे केप्ट ऑन लेंडिंग। उन्होंने बहुत ज्यादा लेंडिंग करी और जो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स थे वो भी होते रहे, एंड दे डिड नॉट कीप असाइड सम अमाउंट ऑफ मनी एज रिजर्व्स, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गई। They came at the verge of bankruptcy. Now this practice of forbearance continued for 10 long years. मतलब from 2008 to 2018 the practice of asset quality forbearance was in practice. अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से बहुत ज्यादा बैंक्स क्राइसिस में जाने लगे और इसी ड्यूरेशन में, यानी कि 2008 टू 2018 की ड्यूरेशन में ही काफी ज्यादा बैंकिंग स्कैम्स भी सामने आए, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है पीएनबी और यस बैंक का। तो ये जो टाइम था फ्रॉम 2008 टू 2018, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द बैंक्स इन इंडिया। इसी टाइम पे डॉक्टर राजन, यानी कि रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे
और उस टाइम पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर राजन said that too many loans were made to well-connected promoters who have a history of defaulting on these loans. RBI Governor Raghuram Rajan said a large number of bad loans can be traced to the 2006 to the 2008 period. Government has been putting the burden on the RBI. The government has been acting on its own. Banks didn't have enough power to get promoters to pay or to put the stressed assets back on track. They didn't have the right kinds of tools. Too much lending to the bad projects that need to be shut down and too little lending to viable projects that need to be supported. जी हाँ, तो इवन रघुराम राजन जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर थे, उन्होंने भी कहा था कि बहुत ज्यादा लेंडिंग हो रही है ऐसे लोगों को, ऐसे बोरोवर्स को जिनकी हिस्ट्री रही है डिफॉल्ट करने की। और यही रीजन था कि हमारे जो बैंक्स थे वो बहुत ज्यादा बैंकिंग क्राइसिस में जा रहे थे। एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट to recover the Indian economy from these crises. So what did the RBI actually do to save the Indian economy from this banking crisis? And that's when आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी को रन करना, इसे स्मूथली किसी क्राइसिस से बचाना कितना मुश्किल होता है। Now to help the PSU banks, यानी कि PSU बैंक्स को बचाने के लिए, उन्हें रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट और बैंक्स साथ में आए। उन्होंने बहुत ज्यादा फंड्स को इन बैंक्स के अंदर इन्फ्यूज किया। From 2015 to 2018, a huge amount of funds as huge as 3.18 trillion were infused in these PSU banks. और यही टाइम था जब बैंक के पास एक्चुअली रियल कैश आया एंड दे स्टार्टेड मैनेजिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हमारी गवर्नमेंट ने करी वो ये थी कि उन्होंने वीक PSU बैंक्स को स्ट्रॉन्ग PSU बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया। ये मर्जर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारी इकोनॉमी के लिए कि इस मर्जर की वजह से हमारे जो PSU बैंक्स थे उनका नंबर भी काफ़ी रिड्यूस हो गया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एफिशिएंटली बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंसेस। लास्टली गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द PCA फ्रेमवर्क। PCA फ्रेमवर्क इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर करेक्टिव एक्शंस बताए जाते हैं विच आर टू इंश्योर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक्स। ये बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस बताते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के ऊपर, जैसे कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज। अगर किसी भी बैंक में इन सारे इंडिकेटर्स में कोई ऐसी चीज नजर आती है जो काफी ज्यादा डाउटफुल हो सकती है, तो ऐसे केस में आरबीआई उस बैंक को काफी अच्छे से खुद मॉनिटर करता है। और इसी तरीके से आरबीआई हमारी कंट्री के अंदर सारी बैंक्स को रेगुलेट भी करता है। आरबीआई मॉनिटर्स एवरी इंपॉर्टेंट बैंक इन इंडिया बाय दिस फ्रेमवर्क सो दैट द बैंक्स डजंट गो इन द बैंकिंग क्राइसिस और हमारी इंडियन इकोनॉमी को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना जाना पड़े। इसके बाद इंडिया इम्प्लीमेंटेड समथिंग कॉल्ड एज बेसल फ्रेमवर्क। इस बेसल फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने के लिए 6 साल लगे थे। द बेसल फ्रेमवर्क वाज ट्राइड इंट्रोड्यूसिंग इन 2013, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करते करते 2023 आ गया। मतलब इट टुक 6 years to implement this framework. Basel III norms is a set of international rules that tells a bank how strong and high their safety walls need to be. It's almost like international fire regulation but for banks. हमने 6 year का इतना बड़ा पेन लिया to implement the Basel frameworks और यही रीजन है कि 2023 में जब सारे ग्लोबल बैंक्स क्राइसिस में थे तो हमारे जो इंडियन बैंक्स थे they were growing at a staggering rate. Lastly, India implemented a revolutionary policy जिसका नाम है Insolvency and Bankruptcy Code of India in 2016. The Union Cabinet has amended the Insolvency and Bankruptcy Code via the Ordinance Route. The Supreme Court has upheld the Insolvency Code in entirety. The government is looking to amend the IBC, the Bankruptcy Act. इस पॉलिसी ने अकेले बैंक्स के लैक्स एंड करोड़ लॉसेस को बचाया है। सो ये थी हमारी इकोनॉमिक केस स्टडी इस बारे में दैट हाउ आरबीआई सेव्ड द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम गोइंग इनटू द बैंकिंग क्राइसिस। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमें कमेंट्स में ये भी बताइए क्या आपको ऐसी और इकोनॉमिक केस स्टडीज चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। I'll see you in the next video.